बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कास्ट अकाउंटिंग BBA 4 चैप्टर 12 कंट्रोलिंग एंड कास्टिंग मटीरियल। The discussion of material management in this chapter deals with procedure for material procurement and use, material costing method। इस चैप्टर में जो मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसमें हम दो चीज़ें जो है यानी दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक है हमारी प्रोसीजर फॉर मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड यूज़, कि हम मटेरियल को कैसे प्रोक्योर करते हैं, मतलब कैसे उसको ख़रीदते हैं, हासिल करते हैं, और फिर उसको यूज़ किस तरह करते हैं। और दूसरी हमारी जो अंडर डिस्कशन टॉपिक होगी वो होगी मटेरियल कास्टिंग मेथड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोसीजर फॉर मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड यूज़। प्रोसीजर फॉर मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड यूज़, इसमें अमूमी तौर पर ये मंदरजा झेल फॉलोइंग स्टेप्स जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड रूटिंग। Engineering, planning and routing determine the design of the product, the material specifications and the requirements at each stage of operation. It also cooperate in developing standards when applicable. Engineering, planning and routing से मतलब है कि इंजीनियरिंग, प्लानिंग और रूटिंग ये डिटरमिन करती है डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसकी डिज़ाइन डिटरमिन करना इंजीनियरिंग, प्लानिंग का काम होता है। मतलब उसके लिए सबसे पहले इंजीनियरिंग होती है, प्लानिंग होती है कि किस तरह का प्रोडक्ट हमने बनाना है, और फिर वो प्रोसेस जिसके ज़रिए वो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, यानी जो रूट हम अपनाते हैं, जो तरीक़ेकार हम अपनाते हैं, वो हम डिटरमिन करते हैं इस पहले स्टेप में। और फिर उसके लिए जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होती है उसकी स्पेसिफिकेशन, मतलब इसका ये है कि उसकी जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन है उस प्रोडक्ट जो ऑलरेडी हमने इंजीनियरिंग में डिज़ाइन की हो वो भी डिटरमिन करना, और फिर जिस स्टेज पे जो मटेरियल यूज़ होती है उसका भी हमने डिटर्मिनेशन करनी है। इसके अलावा इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड रूटिंग जो है ये आल्सो कोऑपरेट करती है कि जब हमें कुछ स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत हो और जहाँ स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो उसको डेवलप करने में भी ये प्रोसेस जो है ये हमारी मदद करता है और उसमें भी कोऑपरेट करता है। तो ये हमारा पहला स्टेप है कि हमने प्रोडक्ट कौन सी बनानी है, उसकी डिज़ाइन क्या होगी, उसकी मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या होगी। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है द प्रोडक्शन बजट। इट प्रोवाइड्स द मास्टर प्लान फ्रॉम विच डिटेल्स concerning material requirements are eventually developed। मास्टर बजट, द प्रोडक्शन बजट का मतलब है कि ये एक मास्टर प्लान होता है जो हमें डिटेल प्रोवाइड करता है मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, यानी जो मटेरियल हमारी रिक्वायर्ड होगी उसकी पूरी डिटेल हमें आखिर में इस मास्टर प्रोडक्शन बजट में आखिरकार हम डेवलप करते हैं। यानी सबसे पहले हम प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उसके लिए मटेरियल स्पेसिफिकेशंस, और उसके बाद हम एक मास्टर प्लान बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रोडक्शन बजट।
जिसमें वो तमाम तफसील होती है उन मटेरियल रिक्वायरमेंट के लिए जो आखिरकार हम डेवलप करते हैं। तो लिहाजा ये हमारा दूसरा स्टेप है प्रोडक्शन बजट, यानी ये हमारा डिटेल मास्टर प्लान होता है उन तमाम मटेरियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। प्रोडक्शन बजट के बाद हमारा थर्ड स्टेप जो है वो है द परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन जैसा कि नाम से जाहिर है कि हम परचेज के लिए उन मटेरियल के लिए जिसके लिए हमने प्रोडक्शन बजट बनाया हो उनके लिए हम परचेज रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे लिए ख़रीदी जाए। इट इन्फॉर्म द परचेजिंग एजेंट कंसर्निंग द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ मटेरियल नीडेड। यानी परचेज रिक्विजिशन हमारा जो थर्ड स्टेप है इसमें हम इन्फॉर्म करते हैं उस परचेजिंग एजेंट को अबाउट द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ मटेरियल नीडेड कि ये हमारे लिए इस किस्म की मटेरियल और इतनी क्वांटिटी में हमारे लिए ये मटेरियल जो है ये ज़रूरी है और इसकी हमें ज़रूरत है। तो लिहाजा इस परचेज रिक्विजिशन के ज़रिए हम उस एजेंट को इन्फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप है द परचेज ऑर्डर। अब परचेज रिक्विजिशन के बाद जब उनको हमारी ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें इतनी क्वांटिटी में इस टाइप के मटेरियल रिक्वायर्ड है तो उसके बाद उसके लिए परचेज ऑर्डर प्लेस की जाती है। द परचेज ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज टू बी डिलीवर्ड एट स्पेसिफाइड डेट्स टू एश्योर अनइंटरप्टेड ऑपरेशन। अब परचेज ऑर्डर में क्या होगा? द परचेज ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स, परचेज ऑर्डर में हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं फॉर एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज़ जो हमारे लिए मौजूद क्वांटिटी है टू बी डिलीवर्ड एट अ स्पेसिफाइड डेट, जिस डेट को हमें उसकी ज़रूरत होगी उस डेट को डिलीवर करनी है। किस मकसद के लिए? टू एश्योर अनइंटरप्टेड ऑपरेशन, ताकि हमारी जो ऑपरेशन है वो उसमें तातुल ना आए, उसमें इंटरप्शन ना हो। तो लिहाजा इस पर्पज़ के लिए हमारा परचेज ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाता है। फिफ्थ स्टेप्स हमारी है द रिसीविंग रिपोर्ट, यानी जो ही हमारी परचेज ऑर्डर प्लेस हो जाती है और हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है फॉर एप्रोप्रिएट मटेरियल एट अ स्पेसिफाइड डेट, तो फिर जो ही परचेज ऑर्डर फुलफिल हो जाती है तो हमारे पास क्या होती है, वो मटेरियल रिसीव्ड हो जाती है। और उसके बाद फिफ्थ स्टेप है द रिसीविंग रिपोर्ट। जब मटेरियल रिसीव्ड हो जाता है तो रिसीविंग रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, इट सर्टिफाइज क्वांटिटीज़ रिसीव्ड, जो क्वांटिटी हमें रिसीव्ड है उसको हम सर्टिफाई करते हैं कि हाँ इतनी क्वांटिटी हमें मिल गई है। एंड मे रिपोर्ट रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग फॉर क्वालिटी, और फिर उस रिसीविंग रिपोर्ट के साथ साथ बाज़ औक़ात इंस्पेक्शन और टेस्टिंग फॉर क्वालिटी के लिए भी रिपोर्ट रिज़ल्ट यानी उसके लिए भेजे जाते हैं, इंस्पेक्शन उसकी की जाती है। तो लिहाजा परचेज ऑर्डर के बाद जब हमारी ऑर्डर फुलफिल हो जाती है उस स्पेसिफाइड डेट को, तो फिर हम रिसीविंग रिपोर्ट जमा करते हैं। 6 नंबर स्टेप है द मटेरियल रिक्विजिशन। अब इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल हमारे स्टोर में है, हमारे गोडाउन में है, और फिर वो हम रिक्वेस्ट करते हैं उन मटेरियल के लिए जो हमें नीडेड है फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन फ्रॉम वेयर हाउस। तो लिहाजा इसके लिए हमने प्लेस करना होता है मटेरियल रिक्विजिशन। इट नोटिफाइज द स्टोर रूम और वेयर हाउस, ये क्या करता है, नोटिफाई करता है स्टोर रूम या वेयर हाउस टू डिलीवर, ताकि हमें भेजे स्पेसिफाइड टाइप्स एंड क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल, किसी ख़ास किस्म की मटेरियल और उसकी कुछ मकदार टू अ गिवन डिपार्टमेंट, किसी ख़ास डिपार्टमेंट को एट अ स्पेसिफाइड टाइम, किसी ख़ास वक्त पर। और इज़ द अथोराइजेशन, या ये मटीरियल रिक्विजिशन क्या है, इज़ द अथोराइजेशन, ये अथॉरिटी है फॉर द स्टोर रूम, स्टोर रूम के लिए
टू इशू मटीरियल टू डिपार्टमेंट्स, यानी जो ही मटीरियल रिसीविंग रिपोर्ट हो जाती है, मतलब जब रिसीव्ड हो जाती है फैक्ट्री में, वेयर हाउस में, तो फिर जब उसको यूज़ किया जाता है विद इन द फैक्ट्री, विद इन द बिजनेस कंसर्न, तो फिर उसके लिए बाकायदा तौर पर उस जगह से जहाँ ये नीडेड है स्टोर को एक रिक्वेस्ट की जाती है, ताकि हमें उस मुतालिका रिक्वायर्ड मटेरियल जो है किसी ख़ास टाइम पे किसी ख़ास क्वांटिटी में वो आपको डिलीवर हो, तो उसके लिए बाकायदा एक रिक्विजिशन यानी एक रिक्वेस्ट दी जाती है, और उस रिक्वेस्ट का नाम है मटेरियल रिक्विजिशन। और ये रिक्विजिशन उस स्टोर कीपर के लिए या वो वेयर हाउस के लिए एक अथॉरिटी होती है कि इस अथॉरिटी की बुनियाद पे मैंने ये मटेरियल प्लान डिपार्टमेंट में भेजी है। 7 नंबर स्टेप है द मटेरियल लेजर कार्ड। अब ये हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है जिस पे हम मटेरियल की रिसीट्स और इशुएंस, तमाम क्लासेस ऑफ मटेरियल जो हमारे पास है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी मटेरियल के लिए स्टोर रूम या वेयर हाउस में जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसका नाम होता है मटेरियल लेजर कार्ड। इट रिकॉर्ड्स द रिसीट एंड इशुएंस ऑफ ईच क्लास ऑफ मटेरियल, यानी जो ही हमें मटेरियल रिसीट होती है या इशू होती है किसी भी किस्म की मटेरियल की, तो इसका रिकॉर्ड हमारे पास क्या होता है, मटेरियल लेजर कार्ड की शक्ल में होता है। एंड प्रोवाइड अ परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड, और इसमें हमारी जो अप टू डेट रिकॉर्ड होती है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो लिहाजा ये हमारी 7 स्टेप्स थे मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड यूज़ में, यानी प्रोसीजर फॉर मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड यूज़ में, कि पहले हमारी इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग होगी, यानी हम डिज़ाइन डिटरमिन करेंगे, फिर उसके लिए प्रोडक्शन बजट बनाएंगे कि किस मटेरियल की डिटेल हम डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद हमारी उस मटेरियल के लिए परचेज़ रिक्विजिशन होगी, यानी परचेज़ के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, फिर परचेज़ रिक्विजिशन के बाद हमारा परचेज़ ऑर्डर होगा, और परचेज़ ऑर्डर के बाद जब ऑर्डर फुलफिल होगा तो हम रिसीविंग रिपोर्ट जमा करेंगे, यानी उसकी हम जब हमें मटेरियल मिल जाती है और उसको हम स्टोर में बेचते हैं, तो वहाँ पे हम उसको सर्टिफाई करते हैं कि हमें इतनी इतनी क्वांटिटी मिल गई। फिर रिसीविंग रिपोर्ट के बाद हम उस मटेरियल को यूज़ करने के लिए बाकायदा तौर पर उस डिपार्टमेंट से जहाँ ये नीडेड है मटेरियल रिक्विजिशन प्लेस करते हैं। उस रिक्विजिशन के बिहाफ पे स्टोर से उस डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू होता है, और फिर उस मटेरियल का बाकायदा तौर पर एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसकी इशुएंस और उसकी रिसीट्स का अप टू डेट रिकॉर्ड, परपेचुअली उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, और उसका नाम है द मटेरियल लेजर कार्ड। तो ये हमारे 7 स्टेप्स हैं प्रोसीजर फॉर प्रोक्योरमेंट एंड यूज़ ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक थी इस चैप्टर में, वो हम डिस्कस करेंगे मटेरियल कास्टिंग मेथड, यानी जो मटेरियल हमने प्रोक्योर की और उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कास्टिंग हम कैसे करेंगे। मटेरियल इन्वेंटरी कास्टिंग मेथड, 2 approaches may be used in accounting for inventory और मटेरियल कास्टिंग, यानी हमारे पास मटेरियल कास्टिंग के लिए 2 अप्रोचेस जो है वो यूज़ होते हैं, यानी 2 सिस्टम्स हैं जिसके ज़रिए मटेरियल कास्टिंग की जाती है। एक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा है पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये ऐसा इन्वेंट्री सिस्टम है जिसमें मटेरियल्स की अप टू डेट रिकॉर्ड रखी जाती है। अप टू डेट का मतलब कि जो ही ये रिसीव्ड होती है, इसको हम परचेज़ करते हैं और इसको हम रिसीव करते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जो ही उससे हम यूज़ करते हैं या इससे सेल आउट करते हैं, तो फिर उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है, और साथ साथ हमें उस रिकॉर्ड से उसकी मौजूदा बैलेंस यानी क्वांटिटी का भी पता हो जाता है। तो लिहाजा परपेचुअल रिकॉर्ड में, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में
हमारी रिकॉर्ड जो होती है मटेरियल की वो अप टू डेट होती है। जिस वक्त भी जिस मटेरियल के बारे में हम मालूम करना चाहें हमारे पास उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मटेरियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज दे अकर, यानी जो ही मटेरियल की कोई ट्रांजेक्शन होती है, लेन होती है, देन होती है, उसको उसी टाइम जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। अंडर दिस सिस्टम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट परपेचुअली। इस सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो परपेचुअली रखा जाता है, मतलब अप टू डेट रखा जाता है। इसी तरह ये कुछ एंट्रीज हैं जो हम अकाउंटिंग में इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम करते हैं कि जब परचेज ऑफ मटेरियल हो तो हम अपनी रिकॉर्ड में मटेरियल लेजर कार्ड में एंट्री करते हैं मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश और अकाउंट पेबल अकाउंट क्रेडिट। ये जब हम मटेरियल ख़रीदते हैं। जब उसको हम यूज़ करते हैं तो हम एंट्री करते हैं यूज़ ऑफ मटेरियल के लिए वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। ये हमारी मटेरियल जो है वर्क इन प्रोसेस में जाती है और वहाँ से फिर वो फिनिश गुड्स बन जाती है। तो लिहाजा एक मरतबा मटेरियल हमारे पास आया तो हमने डेबिट किया और फिर जब उसको हमने यूज़ किया, इशू किया, तो उसको हमने क्रेडिट किया। अब डेबिट और क्रेडिट का बाकायदा एक मतलब अकाउंट होता है, अपना मटेरियल अकाउंट होता है, मटेरियल लेजर कार्ड होता है और उस पर इस मटेरियल की बाकायदा अप टू डेट रिकॉर्ड रखी जाती है। अब इस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत मटेरियल को कास्ट करने के लिए मतलब चार जो है कॉमन मेथड जो है वो यूज़ होते हैं। 4 मेथड आर यूज फॉर कास्टिंग द मटेरियल अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। यानी जब हम अपना परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम रखते हैं तो हमारे पास 4 मेथड है जिसके ज़रिए हमारी इन्वेंट्री या मटेरियल कास्टिंग की जाती है। फर्स्ट नंबर है FIFO, FIFO, FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा मेथड है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरी मेथड है एवरेज मेथड और चौथी मेथड है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। अब इन मेथड्स पे हम आगे एक्सरसाइज भी करेंगे, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो ओल्डेस्ट परचेज है उसको हम पहले यूज़ करते हैं और लाइफो में है जो लेटेस्ट परचेज है, मतलब अभी जो आपने ख़रीदारी की है उसको पहले यूज़ करते हैं। एवरेज में हम तमाम स्टॉक को कॉमन रखते हैं और उसमें से बाकायदा तौर पर जितनी हमारी रिक्वायर्ड यूनिट्स होती है उसको हम यूज़ करते हैं। और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में हम किसी ख़ास डेट की परचेज़ यानी किसी ख़ास डेट पे हमने कुछ परचेज़ की हो उसी डेट को उठा के या किसी ख़ास क्वांटिटी को उठा के या किसी ख़ास टाइप को उठा के या किसी ख़ास ऐसी आइडेंटिकल प्रोडक्ट को हम उठा के जिसका अपना एक यूनिक कोड हो, तो लिहाजा उसी को हम अगर स्पेसिफाई करते हैं तो फिर ये होती है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब दूसरी हमारी जो कास्टिंग अप्रोच है वो है पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है? इन पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम नो एफर्ट इज मेड टू कीप अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल। पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम में अप टू डेट रिकॉर्ड के लिए कोई कुछ मतलब कोशिश नहीं की जाती, मतलब उसमें हम अप टू डेट रिकॉर्ड नहीं रखते। इंस्टेड दीज अमाउंट्स आर डिटरमिन ओनली पीरियाडिकली, लेकिन वो अमाउंट हम कुछ मुद्दत बाद जो है वो डिटरमिन करते हैं। यानी पीरियाडिक में हम डेली बेसिस पे जैसी ही हमारी मटेरियल ट्रांजैक्शन होती है उसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करती, लेकिन मुद्दत बाद यानी कुछ मुद्दत बाद अगर वो हमारी फाइनेंशियल ईयर 1 साल की हो तो हम साल के शुरू में हिसाब करते हैं और साल के आखिर में करते हैं। अगर हम सेमीनवली करते हैं तो 6 मंथ बाद करते हैं, अगर हम सेमाई करते हैं तो 3 माह बाद करते हैं, अगर मंथली करते हैं तो हर महीने के आखिर में। तो लिहाजा इसमें एक बाकायदा एक पीरियड इन्वॉल्व होगा और उस पीरियड के बाद हम जो है इन्वेंट्री कैलकुलेशन या कास्टिंग करते हैं।
यूजुअली एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और आमतौर पर ये साल के आखिर में होता है। अब साल के आखिर में जब हम पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं तो वहाँ भी अक्सर हम फिज़िकल काउंटिंग करते हैं, यानी साल की शुरू में फिज़िकल काउंटिंग हो जाती है और उस तरह हमारी साल के आखिर में फिज़िकल काउंटिंग भी हो जाती है और साथ साथ रिकॉर्ड को भी अपडेट किया जाता है। तो इस सिलसिले में जो तरीक़ाकार यूज़ होती है पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री कैलकुलेशन के लिए, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि सबसे पहले हम डिटरमिन करते हैं मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब ये है कि वो इन्वेंट्री का अमाउंट जो हमने इस साल के शुरू में, इस पीरियड के शुरू में पहले से डिटरमिन किया था। यानी ये साल जब शुरू हो रहा था और पिछला साल जब ख़त्म हो रहा था, तो पिछले साल के एंड में हमने जो इन्वेंट्री डिटरमिन की थी वो हमारी इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, तो हम वो लेंगे। उसके साथ हम ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग दिस ईयर। इस साल के दौरान जितनी भी हमारी परचेजेज है, जिस डेट को भी है, उन सब को हम ऐड करते हैं। तो लिहाजा हमारी साल की शुरू में अमाउंट जो डिटरमिन थी ओपनिंग इन्वेंट्री, उसके साथ पूरी साल की परचेजेस, उसकी हमारी बाकायदा हमारी परचेज अकाउंट में या मटेरियल अकाउंट में बाकायदा उसका रिकॉर्ड होगा, उसको हम उसके साथ ऐड करते हैं। जब ऐड करते हैं तो हमारे पास एक अमाउंट आएगी, उसका नाम होगा कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। ये हमारी टोटल मटेरियल होगी इस साल में इस्तेमाल के लिए अवेलेबल थी। फिर हम उसमें से माइनस करते हैं मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री, यानी जिस पीरियड को हम ये डिटरमिन करते हैं उस एंड डेट को 31 दिसंबर को या जो भी हमारी एंड डेट होगी उसको जब हम फिज़िकली काउंट करते हैं और ये डिटरमिन करते हैं कि हमारे स्टोर में हम अब आफ्टर यूज़ कितनी क्वांटिटी पड़ी है, तो इसको हम कहते हैं मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री। वो एंडिंग इन्वेंट्री उस टोटल अमाउंट से हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास वो डिफरेंस मालूम हो जाता है, उसको हम कहते हैं कास्ट ऑफ मटेरियल यूज़। यानी इसका ये मतलब हुआ कि हमारे साल के शुरू में इतनी क्वांटिटी थी, मज़ीद हमने इतनी ख़रीदारी की थी, लेकिन अब हमारे पास मौजूद इतनी है, तो इसका मतलब जो हमारे पास मिसिंग है, नहीं है, उसको हमने क्या किया है, इस्तेमाल किया है। तो हमने अब डिटरमिन किया कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, जो हमने यूज़ की है। तो लिहाजा यूज़ कहाँ की है, वो प्रोडक्शन में गई होगी। इस तरह इससे हमारी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कास्ट डायरेक्ट मटेरियल कास्ट जो है वो डिटरमिन्ड हो जाएगी। तो ये हमारा पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम का फार्मूला है। अब हम इस पे एक एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसकी हमें समझ आ जाए। तो ये हमारी चैप्टर नंबर 12 है। एक्सरसाइज नंबर 1, मटेरियल कास्टिंग मेथड। द Nitzer कंपनी मेड द फॉलोइंग मटेरियल परचेजेज एंड इशूज़ ड्यूरिंग जनवरी। ये ड्यूरिंग जनवरी मुख्तलिफ डेट्स पे मटेरियल की कुछ परचेजेस भी है और साथ साथ उसकी इश्यूज़ भी है, मतलब यूजेज भी है। तो लिहाजा इससे हमने इस महीने के लिए क्या मालूम करना है। अब 1 जनवरी को 500 यूनिट्स हमारे पास थे एट द रेट ऑफ 1.20, ये हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है। फिर 6 जनवरी को 200 यूनिट्स हमने ख़रीदी है, रिसीट्स में है 1.25 उसका कीमत रेट है। फिर 10 तारीख को 400 यूनिट्स ख़रीदे हैं, उसका रेट है 1.30। और फिर 25 तारीख को 500 यूनिट्स हमने ख़रीदी है, उसका रेट है 1.4। फिर इस तरह इशू जो है वो 15 जनवरी को है, 560 यूनिट हमने इशू की है। और फिर 27 जनवरी को हमने 500 यूनिट्स यूज़ की है। अब अगर आप देखें तो आपको रिसीट्स प्राइस जो थी ये पहले से डिटरमिन, मतलब रिसीट्स प्राइस पे यानी परचेज प्राइस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये मार्केट से रेगुलेट होके हम वहाँ से लेते हैं। यानी जिस तारीख को, जिस डेट को जितनी क्वांटिटी जिस प्राइस से हमने ख़रीदी होगी उसकी प्राइस में हम कमी बेशी नहीं कर सकते। लेकिन जो ये क्वांटिटी जब हमें मिल जाती है और उसकी हम रिसीविंग रिपोर्ट दे देते हैं, हमारे स्टोर में आ जाते हैं,
और फिर इंटरनली हम उसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखें इशू के साथ जो 560 यूनिट्स हैं या 500 यूनिट्स हैं, इसके साथ किसी किस्म का रेट यानी पर यूनिट कास्ट गिवन नहीं है। अब ये आपने डिटरमिन करनी है कि 560 यूनिट्स जो हमने यूज़ की है वो कौन सी यूनिट्स हमने यूज़ की है। मतलब हमारे पास ऊपर मुख्तलिफ किस्म की यूनिट्स है, इनमें से अब हम ये जानेंगे अकॉर्डिंग टू मेथड कि हमने इसमें से कौन सी यूनिट्स इशू की है और इसकी कास्ट कितनी बनती है। रिक्वायर्ड है द कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड द कास्ट असाइन टू द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ। हमने ये मालूम करना है कि हमने जितनी मटेरियल यूज़ की है, यानी ये 560 और 500, इसकी कितनी कास्ट है, और फिर हमने ये डिटरमिन करना है कि हमारे पास जो इन्वेंट्री रहती है उसकी टोटल कास्ट कितनी है। मेथड है हमारे पास यूजिंग अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, एंड हमारे पास जो सिस्टम हमने यूज़ करना है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, और हमारी जो मेथड है उसमें है एवरेज कास्टिंग मेथड। इसमें हमने राउंड करनी है यूनिट कास्ट टू द नियरेस्ट सेंट। फाइफो मेथड है, पाइफो कास्टिंग है यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और थर्ड हमारी है लाइफो कास्टिंग यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये हम इस मटेरियल लेजर कार्ड भी इस तरह शो करते हैं। तो हमने पहले लाइफो ली है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हमने ली है। इसके ज़रिए हम डिटरमिन करते हैं कि हमारी कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड कितनी है और हमारी एंडिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास बैलेंस रहता है एट द एंड ऑफ द मंथ उसकी कितनी कास्ट है। जनवरी 1 को हम दें, ये हमारा टेबल होगा जिसमें डेट का कॉलम है, एक मेन कॉलम रिसीट यानी परचेजेस का है, दूसरा हमारा है इशू का, और तीसरा हमारा है बैलेंस का। फिर इसमें यूनिट्स, रेट्स, अमाउंट, इसी तरह तमाम तीनों बड़े कॉलम्स में ये 3 कॉलम होगी यूनिट्स, रेट्स, अमाउंट की। यानी हमारी इंफॉर्मेशन हमें यूनिट्स, रेट और फिर उससे हमने उसकी कास्ट जो है वो अमाउंट जो है वो डिटरमिन करनी है। तो 1 जनवरी को वहाँ हमें ऊपर गिवन था कि 500 यूनिट्स थी। बैलेंस पे वो हमने उसको बैलेंस के कॉलम में लिखा है 1.20, और उसकी अमाउंट बनती है 600 यानी 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 500। फिर 6 जनवरी को हमारी डेट आती है, वो कहता है कि 200 यूनिट्स आपने ख़रीदी है, तो हमने रिसीट परचेजेस के कॉलम में लिखी, 1.25 इसका रेट है, इसका अमाउंट बनता है 250। अब पहले से हमारे पास बैलेंस में 500 यूनिट्स थी, अब मज़ीद 200 यूनिट्स आ गई और उसका रेट है 1.25। इसी तरह हमने ये यहाँ अपने बैलेंस में इन यूनिट्स को लिखना है। यानी हमारे पास 6 जनवरी से पहले 500 यूनिट्स की एक लाट थी, अब 200 यूनिट्स मज़ीद आ गए, तो उसी तरह बैलेंस में हमने उसको लिखा जिस तरह हमने उसको परचेज यानी रिसीट में लिखा था। अब ये हमारा डेट जो है जनवरी 6 के बाद जो हमने परचेज़ की है वो हमारा 10 जनवरी है। ये फर्स्ट 1 लिखा है लेकिन इसको आप ठीक कर लें। 10 जनवरी को हमने 400 यूनिट्स मज़ीद ख़रीदे हैं और उसका रेट है 1.3, इसका अमाउंट बनता है 520। अब उसी तरह हमने जिस तरह 200 यूनिट्स बैलेंस में लिखी थी, इसी तरह हमने लिखा कि 400 यूनिट्स मज़ीद हमारी बैलेंस में आ गई और इसकी अमाउंट है 1.30, टोटल अमाउंट बनती है 520। तो हमारी बैलेंस में हमारे पास 3 किस्म की यूनिट्स हैं, 500 है, 200 है, 400 है। तीनों की मुख्तलिफ रेट्स हैं। एक की है 1.2, दूसरी की है 1.25 और तीसरी की है 1.30। अब 15 जनवरी को यानी 10 जनवरी के बाद हमारा जो डेट आता है, अप टू डेट रिकॉर्ड का मतलब ये है कि ये डेट वाइज आपने परपेचुअली लिखनी है। तो लिहाजा 10 तारीख के बाद हमारा डेट आता है 15 तारीख को उसने कहा था कि हमने 560 यूनिट्स इशू की है। 560। अब 560 यूनिट्स हमने अकॉर्डिंग टू लाइफो मेथड इशू करनी है। तो लाइफो का मतलब है कि लास्ट इन। तो लास्ट इन यहाँ हमारी जो यूनिट्स हैं वो 10 तारीख को आई थी और उसकी क्वांटिटी है 400। अब अगर ये 560 से टोटल ज़्यादा होती है 400 यूनिट्स तो मैं सारा के सारा इसी में से इशू करता, लेकिन चूंकि हमारी मेथड के मुताबिक लास्ट इन में सिर्फ 400 है, फिर उसके बाद लास्ट इन जो है वो 200 है। तो लिहाजा लाइफो में हम लेटेस्ट परचेज से, मतलब जिस डेट को हम इशू करते हैं उसके साथ वाली डेट से हम
साथ वाली डेट की क्वांटिटी भी और उसकी प्राइस लेके हम उसको इशू करेंगे। तो लिहाजा 15 तारीख को हम 560 यूनिट इशू करते हैं। तो सबसे पहले हम 400 वाली इशू करेंगे क्योंकि ये हमारी लेटेस्ट परचेज़ है और उसका रेट है 1.30, यानी 520 हमारी यूनिट्स उसमें से बैलेंस में से हमने इशू की। अब मज़ीद 160 रिक्वायर्ड थी, यानी 560 रिक्वायर्ड थी, लेकिन वो 400 में पूरा नहीं हो रहा था। तो फिर उसको हम दूसरी लेटेस्ट में जो कि 200 है उसके बाद उसमें से लेंगे। तो 200 यूनिट्स में से 160 हम लेंगे तो उसमें पूरा हो जाता है, बाकी 40 रह जाएंगे। तो लिहाजा 160 हम लेंगे, रेट के साथ 1.25 वाला रेट अप्लाई करेंगे। ये हमारी 200 अमाउंट होगी इसकी। तो इसी तरह ये हमारी 560 की क्वांटिटी जो है वो बराबर हो गई 400 और 160। अब इसके बाद हम बैलेंस अपडेट करेंगे। तो बैलेंस को अगर आप देखें, हमारे पास 500 जो ऊपर यूनिट्स थी वो अगेन उसी तरह यहाँ हम दोबारा लिखेंगे क्योंकि उसमें किसी किस्म की कमी बेशी नहीं हुई और उसका रेट वही 1.20 है, 600 अमाउंट होगा। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्वांटिटी थी वो 200 थी, लेकिन उसमें से 160 चले गए तो यह हमारे पास बैलेंस में 40 रह गई। वो भी हमारे पास 1.25 से और उसकी अमाउंट 50 बनेगी। अब जो 400 यूनिट्स थी वो सारे के सारे चले गई तो लिहाजा वो बैलेंस में दोबारा नहीं आएगी क्योंकि बैलेंस से तो हमने उसको इशू किया। तो जो इशू होगा वो बैलेंस में से कट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक हमारा बैलेंस अब बन गया 500 यूनिट्स और 40 यूनिट्स, यानी 15 जनवरी को हमारे पास अपडेटेड रिकॉर्ड जो है वो है 500 यूनिट्स हमारे बैलेंस में 1.20 वाले और 40 यूनिट्स 1.25 वाले, ये हमारे पास अब मौजूद हैं। अब 25 तारीख को मज़ीद फिर एक ट्रांजेक्शन हो गई है और वो है परचेज़ ऑफ 500 यूनिट्स। तो मज़ीद हमारे बैलेंस में 500 यूनिट्स आएंगे और उसका रेट है 1.4 और उसकी अमाउंट है 700, यानी 500 ज़रबे 1.4। अब हमारी बैलेंस अपडेट हुई और उसमें 500 यूनिट्स का मज़ीद इजाफा हुआ। तो हमारे पास 3 किस्म की लाट्स अब आती हैं, एक है 500, दूसरा है 40 और तीसरा है 500। अब 27 जनवरी को फिर हमने 500 यूनिट्स जो है वो इशू किए हैं। अब 500 यूनिट जब हम 27 जनवरी को इशू कर रहे हैं तो फिर हमारी मेथड लाइफ हो है। तो लाइफ हो का मतलब है कि लास्ट इन, तो लास्ट इन यानी लेटेस्ट इन हमारी क्या थी, 25 जनवरी को थी और वो कितनी यूनिट्स थी बैलेंस में, 500। तो लिहाजा ये सारी की सारी 500 यूनिट्स हमारी अब यही इसी प्लाट में पूरी हो रही है जो हम 27 जनवरी को इशू कर रहे हैं। तो 500 हम इशू करेंगे 1.4 यानी लेटेस्ट प्राइस वाले 700 से। अब इसके बाद जब ये इशू हुआ तो हमारा बैलेंस क्या रह गया, वो ओल्डेस्ट फिर भी रह गया, यानी 500 यूनिट्स हमारे ऊपर थी 1.2 वाले और 40 यूनिट्स हमारे रह गए 1.25 वाले। बाकी 500 यूनिट जो 25 तारीख को आए थे वो हमने 27 को इशू कर दी। तो बैलेंस में हमारे पास सिर्फ अब 2 क्वांटिटीज रह गई, 500 और 40 यूनिट्स। तो लिहाजा हमारी बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ जो होगी वो होगी 540 यूनिट्स और उसकी 2 किस्म की कास्ट है, एक 1.20 है और दूसरा 1.25 है। ये हमारी लाइफ मेथड है। अब हमने से क्या मांगा था कि कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड के लिए आप क्या करेंगे, इशूड की अमाउंट का जो टोटल कॉलम है 520, 200 और 700, ये आप जमा करेंगे तो ये बनता है 1420। तो लिहाजा हमारी कास्ट ऑफ मटेरियल यूज जो जनवरी में हुई है वो 1420 है अकॉर्डिंग टू 5 लाइफ हो, और हमारे पास जो बैलेंस रहती है वो 540 यूनिट्स है और इसकी टोटल कास्ट बनती है 650 और उसकी डिफरेंट रेट्स है 1.20 और 1.25। हमारी दूसरी मेथड है पाइफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम क्या करेंगे कि जो ही हम इशू करते हैं तो सबसे पहले उनमें से इशू करेंगे जो हमारे पास पहले से मौजूद हो, यानी ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस से कि ऊपर वाले हिस्से से, यानी ओल्डेस्ट परचेज प्राइस से। अब उसी तरह हमारा टेबल है और फिर हमारे पास इसमें हम डेटा पुट करते हैं। जनवरी 1 को हमारे पास 500 यूनिट्स 1.20 600 के हिसाब से, फिर 6 जनवरी को 200 यूनिट्स हमने ख़रीदी है 1.25 के हिसाब से,
250, तो हमारे बैलेंस में एक और क्वांटिटी आ गई 200 की, 1.25 250। फिर 10 जनवरी को 400 यूनिट्स मज़ीद आ गए 1.30 से 520। उसी तरह 400 को हमने यहाँ लिखा। अब मेथड जो आपकी डेटा को इफ़ेक्ट करेगी वो इशू की बात करती है, यानी परचेज जैसी होती है उसी तरह आपने रिकॉर्ड रखना है। लेकिन जो ही इशू होती है तो इशू की वजह से आपका जो रिकॉर्ड होगा वो अपडेट होगा और उसमें डिफरेंस आएगा, मतलब वो उसमें फ़र्क आएगा, क्योंकि उसमें से आपने मटेरियल को यूज़ करना होगा, इशू करना होगा। अब 15 जनवरी को उसी तरह हमने 560 यूनिट्स इशू करनी है। अब 560 हम अकॉर्डिंग टू 5 यूज़ करेंगे। तो 5 का मतलब है कि फर्स्ट इन, तो फर्स्ट इन हमारे साथ 1 जनवरी वाले हैं 500 यूनिट्स, उसको हम पहले इशू करेंगे। अगर ये 500 560 यानी 600 होती तो इनमें से सारी की इशू करते, लेकिन अब 500 है तो 500 ये जाएगी। फिर उसके बाद फर्स्ट इन जो है वो 200 यूनिट्स है, यानी 6 जनवरी वाली आती है, तो ऊपर से हम शुरू करेंगे। तो 500 पहली जाएगी 120 में से 1.20 के हिसाब से 600 का अमाउंट। फिर 60 यूनिट 200 में से जाएंगी 1.25 के, ये बनेगा 200 रुपया। ये हमारी इशू हो गई। अब हमने बैलेंस अपडेट करनी है। 500 हमारी चली गई, 200 यूनिट्स में से 60 चले गई तो 140 रह गई। 15 जनवरी को आप देखिए हमारा बैलेंस इस तरह अपडेट होगा। 200 में से 60 चले गई, 140 रह गई, 1.25 175 रह गया। यह 60 ज़रबे 1.25, अगर ये आप ये करते हैं, ये अमाउंट मेरे ख्याल से गलत है, इसको आपने ठीक करना होगा। ये ज़रा फिर आप ठीक कर लें। 1.4 140 इंटू 1.25 175 अमाउंट आती है। और ये 400 यूनिट्स है, ये 10 जनवरी वाले, ये यहाँ पे इसी तरह रहते हैं 1.30 के हिसाब से 520। अब 25 तारीख को फिर 500 यूनिट्स हमारी ख़रीदी गई है। तो यहाँ लाइपो और पाइपो में क्या फ़र्क हुआ कि लाइपो में हमने लेटेस्ट जो परचेजेस थी, मतलब हमने 10 तारीख की जो परचेजेस थी 400 में से शुरू किया था। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो हमने यहाँ 400 में से शुरू किया था जो हमारी लेटेस्ट परचेज है। लेकिन पाइफो में हमने फर्स्ट इन वाले से, यानी 500 यूनिट हमारे पास पहले से आई थी, फर्स्ट इन थी, उसमें से हमने यूजेज किया, इशू किया। अब 25 जनवरी को हमारे पास 500 यूनिट्स मज़ीद आ गई 1.4 के हिसाब से 700 इसकी अमाउंट बनती है। हमारी बैलेंस में 500 यूनिट्स का मज़ीद इजाफा हुआ, तो हमारा बैलेंस इस तरह है 140 यूनिट्स 1.25 के हिसाब से, 400 यूनिट्स 1.30 के हिसाब से, और 500 यूनिट्स 1.40 के हिसाब से। अब ये हमारी बैलेंस है। अब 25 के बाद 27 तारीख में वो कहते हैं कि आपने मज़ीद 500 यूनिट्स इशू करने हैं। तो 500 यूनिट्स फिर हम अकॉर्डिंगली पाइपो मेथड से इशू करेंगे। तो पाइपो मेथड का मतलब है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 15 तारीख को हमारे पास फर्स्ट इन क्या थी, वो 140 यूनिट्स है, उसमें से हम पहले इशू करेंगे। फिर बाकी 360 यूनिट्स हम मज़ीद दूसरी लाट से इशू करेंगे जो उसके बाद नंबर पे आती हो। तो हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक 140 और दूसरा 400। ऊपर से हम इसको शुरू करेंगे और अपनी 500 की क्वांटिटी जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिहाज से उसमें से इशू करेंगे। तो 140 के लिए हमने रेट यूज़ किया है 1.25, ये हमारा पहला लाट था। उसके बाद 400 का लाट है 1.30 का, और उसमें से हमने 360, तो लिहाजा हमने 500 यूनिट्स पूरी करनी है। तो 140 और 360 ये हमारी बनती है 500 यूनिट्स, 1.3 के हिसाब से 408। अब इस इशू के बाद हमारा बैलेंस क्या रह जाना चाहिए, 400 में से 360 चले गए तो 40 रह गए। और उसके बाद जो 25 तारीख को परचेज हुई थी 500, वो अपनी जगह बरकरार ही रहेगी, क्योंकि उसमें से किसी किस्म की इशू नहीं हुई है। तो लिहाजा इसी तरह हमारे पास एट द एंड ऑफ द मंथ 540 यूनिट्स है मुख्तलिफ रेट्स के साथ। 1.3 एक लाट का रेट है और दूसरी लाट का रेट है 1.40। इसी तरह अगर आपने कास्ट ऑफ मटीरियल यूज़ डिटरमिन करना है तो आपने इशू कॉलम का अमाउंट जो है ये जमा करना है, तो ये आपकी टोटल कास्ट ऑफ मटीरियल यूज्ड होगी। ये 15 जनवरी को 60 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 200, ये मेरे ख्याल से नहीं आता, इसको आप लोग जो है वो फिर करेक्ट कर लें।
तीसरी मेथड है अंडर परपेचुअल यूनिटरी सिस्टम, वो है एवरेज मेथड। अब एवरेज मेथड और पाइपो लाइपो में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि उन दोनों मेथड्स में, लाइफ और पाइपो में, आपकी इस मटेरियल लेजर कार्ड पे असर जो होगा वो इशू के बाद आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो चेंजेस करने पड़ते हैं वो परचेज से करने होते हैं। मतलब जब परचेज होती है तो आपका बैलेंस जो होगा वो अपडेट होगा और उसकी वजह से रेट पे असर पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, बाकी प्रोसीजर उसी तरह है। 1 जनवरी को हम बैलेंस लेंगे 500 यूनिट्स 1.20 के हिसाब से, 600 अमाउंट है। फिर 6 जनवरी को हमारे पास 200 यूनिट्स ख़रीदी गई है, उसका रेट है 1.25 और अमाउंट बनती है 250। अब जब एवरेज मेथड होगी तो बैलेंस में आपने ये क्वांटिटी उसी तरह नहीं लिखनी, उसको आपने प्रीवियस बैलेंस के साथ हर डेट को ऐड करनी है और बाकायदा एवरेज प्राइस मालूम करनी है। उसका क्या तरीका होगा, यानी अगर आप देखिए 1 जनवरी को हमारे पास बैलेंस में 500 यूनिट्स है। अब 6 जनवरी को जब 200 यूनिट्स आ गई तो ये 200 यूनिट्स 500 के साथ जमा होंगी तो हमारी 6 जनवरी को यूनिट बन जाएंगी 700। पहले से इसकी अमाउंट है 600 500 यूनिट्स की 1 जनवरी को, लेकिन 6 जनवरी को जो यूनिट्स आ गई उसकी अमाउंट है 250, तो 600 के साथ 250 जमा होगी, ये हो जाएगा 850। ये दो चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे, एक इसकी क्वांटिटी को क्वांटिटी के साथ जमा करेंगे यानी यूनिट्स के साथ जमा करेंगे और अमाउंट के साथ जमा करेंगे। फिर ये अमाउंट जो हम जमा करेंगे इस टोटल को हम डिवाइड करेंगे इन नंबर ऑफ यूनिट्स पे, यानी 850 को हम तकसीम करते हैं 700 पे, तो इससे हमारे पास जो रेट आएगा वो होगा 1.214, जिसको हम कहेंगे एवरेज रेट। यानी एवरेज मेथड इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें आपने एवरेज रेट डिटरमिन करना है और एवरेज का फार्मूला है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हम टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट्स पे तकसीम करेंगे। फिर 10 जनवरी को मज़ीद 400 यूनिट्स रिसीट्स है, परचेज है, उसकी रेट है 1.30, अमाउंट बनती है 520। अब पहले से 700 यूनिट्स और 850 अमाउंट मौजूद है, तो 700 के साथ मज़ीद ये 400 यूनिट्स 10 तारीख को जमा हो जाएंगे तो 1100 बन जाएगी। 850 के साथ 520 जमा होगी तो 1370 हो जाएगा। 1370 को हम डिवाइड करेंगे 1100 पे तो हमारा एवरेज रेट हो जाएगा 1.245। फिर 15 तारीख को इशू है। अब इशू वहाँ हमें ऊपर लिखा था कि 560 यूनिट्स इशू है। अब 560 यूनिट्स को हम इशू करेंगे तो हमारे पास टोटल यूनिट्स 1100 है। 1100 में से 560 आसानी से इशू हो सकते हैं और उसका रेट भी हमें डिटरमिन है 1.25 एवरेज रेट, तो लिहाजा यहाँ हम इशू जो है वो एवरेज रेट ही से करेंगे। तो 560 मल्टीप्लाइड बाई 1.245 तो ये बनता है 697.2। अब 560 यूनिट्स 1100 में से चले गए, इशू हो गए, तो कितने रह गए बैलेंस में 540। रेट पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि इशू की और बैलेंस का रेट जो था वो सेम था। रेट चेंज होगा परचेज़ की वजह से, क्योंकि परचेज़ में रेट में फ्लक्चुएशंस आती है, कभी रेट ज़्यादा हो जाता है कभी रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से एवरेज रेट पे असर पड़ेगा। तो लिहाजा 540 यूनिट्स रह गई बैलेंस में 1.245 के हिसाब से और अमाउंट है 672.8। फिर 25 जनवरी को मज़ीद 500 यूनिट्स हमने ख़रीदी, उसका रेट है 1.40, अमाउंट बनता है 700। तो 540 यूनिट्स पहले से थी, 500 मज़ीद आ गए तो ये बन गई 1040। 672 अमाउंट पहले से थी, 700 मज़ीद आ गई तो ये बन गया 1372। 1372.8 डिवाइड बाई 1040 तो ये हमारा रेट एवरेज बनता है 1.32। 1.3 हमारा एवरेज रेट बन गया। अब 27 जनवरी को हमने जब इशू किया 500 यूनिट्स तो उसके लिए हम एवरेज रेट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लाट थी एवरेज कास्ट मेथड की वजह से वो 1040, तो 1040 में से 500 हम आसानी से इशू कर सकते हैं। तो 500 हम इशू करेंगे 1040 जो हमारे बैलेंस में मौजूद थी,
और उसकी रेट थी 1.32 जो कि एवरेज रेट है और उसका अमाउंट बनता है 660। अब 1040 में से 500 चली गई तो बैलेंस में रह गया 540 और रेट है वही 1.32, अमाउंट बनती है 712। तो इसी तरह 540 यूनिट्स हमारे पास एट द एंड ऑफ द मंथ है और इसकी टोटल कास्ट है 7.12 अंडर एवरेज मेथड। और अगर हम कास्ट ऑफ मटेरियल यूज़ मालूम करना चाहते हैं तो हमारी अमाउंट ऑफ द इशू कॉलम जो है ये हम ऐड करेंगे तो ये हमारी कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड होगी अंडर एवरेज कास्ट मेथड। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 जो हमने इन तीनों मेथड्स पे सॉल्व किया। इंशाल्लाह हम फिर मज़ीद एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।